इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उत्तर प्रदेश में 2022 की चुनावी लड़ाई के लिए सियासी पारा चढ़ने लगा है। पोस्टर लगने शुरू हो गए हैं, चुनावी वादों की बौछार होने लगी है। मगर लखनऊ से 10,000 किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया की सिडनी में एक ऐसी हेडलाइन छपी जो लखनऊ में लगे तमाम पोस्टर्स पर भारी पड़ी। योगी आदित्यनाथ के कोरोना कंट्रोल मैनेजमेंट को पूरी दुनिया ने सराहा। जो कोई नहीं कर पाया उसे योगी ने कैसे कर दिखाया, योगी का पूरा मॉडल इस रिपोर्ट से समझिए। चौबीस करोड़ की आबादी और 24 घंटे में कोरोना के नए केस 100 से भी कम। टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 0.05%, यानी 10,000 टेस्ट में सिर्फ 5 पॉजिटिव केस। पूरे राज्य में केवल 1500 मरीज, जिसमें 1200 होम आइसोलेशन में और सिर्फ 300 मरीज अस्पताल में। 42 जिलों में कोरोना के 0 नए केस और 31 जिलों में कोरोना के 10 से भी कम नए केस। उत्तर प्रदेश ने कोरोना फ्रंट पर इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया तो योगी आदित्यनाथ का मॉडल वर्ल्ड फेमस हो गया। योगी इंटरनेशनल हेडलाइन में है। लंदन से लेकर कैनबेरा तक लोग योगी को गूगल पर तलाश रहे हैं। योगी के नाम पर सबसे ताजा हेडलाइन ऑस्ट्रेलिया में बनी है। ऑस्ट्रेलिया के सांसद क्रेग केली ने योगी आदित्यनाथ के लिए कुछ ऐसा लिखा कि पूरे ऑस्ट्रेलिया में योगी योगी होने लगा। सबसे पहले क्रेग केली का ट्वीट देखते हैं, फिर उनके बारे में बताते हैं। क्रेग केली ने लिखा, भारत का राज्य उत्तर प्रदेश, क्या कोई ऐसा चांस है कि वो हमें अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कुछ दिनों के लिए लोन पर दे दें। ऑस्ट्रेलिया की गिनती फर्स्ट वर्ल्ड यानी विकसित देशों में होती है। प्रति व्यक्ति आमदनी हो या लाइफस्टाइल, ऑस्ट्रेलिया बहुत आगे है। फिर क्या वजह है कि ऑस्ट्रेलिया के एक सांसद योगी आदित्यनाथ को अपने यहां ले जाना चाहते हैं? इसकी वजह समझने के लिए ऑस्ट्रेलिया में कोरोना की लेटेस्ट सिचुएशन को समझना होगा। करीब 2.5 करोड़ की आबादी वाला ऑस्ट्रेलिया कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से लड़ रहा है। नए वेरिएंट के कारण कंगारुओं के देश में कोरोना मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। सिडनी में लॉकडाउन खत्म होने वाला था, लेकिन अब लॉकडाउन की पाबंदियां और कड़ी कर दी गई हैं। ऑस्ट्रेलिया के सांसद क्रेग केली को लगता है कि योगी आदित्यनाथ जैसा कोई एडमिनिस्ट्रेटर ही इस सिचुएशन से ऑस्ट्रेलिया को निकाल सकता है। इसलिए वो कह रहे हैं कि काश हमारे पास भी योगी होते, काश हमारे पास भी योगी का मैनेजमेंट होता तो हालात इतने नहीं बिगड़ते। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने कोरोना की दवा आइवरमेक्टिन पर पाबंदियां लगा दी हैं। क्रेग केली उन पाबंदियों को खत्म करना चाहते हैं। वो योगी मॉडल की तारीफ इसलिए करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि योगी मॉडल ही जान बचाने का सही तरीका है। क्रेग केली योगी के यूपी आकर कोरोना कंट्रोल के तरीके सीखना चाहते हैं, मगर वो आ नहीं सकते क्योंकि सिडनी में फिर से लॉकडाउन लग गया है। ऑस्ट्रेलिया के सांसद ने जिस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए योगी की तारीफ की, उस ट्वीट में महाराष्ट्र और यूपी को कंपेयर किया गया है। डेटा के साथ बताया गया है कि कैसे सबसे ज्यादा आबादी होने के बाद भी योगी ने कोरोना को कंट्रोल कर लिया। आबादी की बात करें तो महाराष्ट्र की आबादी करीब 12.5 करोड़ है, जबकि यूपी की आबादी 24 करोड़ है। महाराष्ट्र में कोरोना के 61 लाख से ज्यादा केस आए हैं, जबकि यूपी में 17 लाख मरीज मिले। महाराष्ट्र में कोरोना से करीब 1.25 लाख लोगों की मौत हुई तो यूपी में कोरोना से 23,000 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र से आगे चलते हैं। चलिए योगी के कोरोना कंट्रोल मॉडल को ब्रिटेन से कंपेयर करते हैं। उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़, ब्रिटेन की आबादी 6 करोड़ 66 लाख। 4 गुना आबादी होने पर भी सिर्फ 100 नए केस, जबकि ब्रिटेन में कोरोना के 32,000 नए केस आए। ब्रिटेन में कोरोना के कुल केस 50 लाख से ऊपर पहुंच गए हैं। 1,28,000 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्रिटेन से 4 गुना ज्यादा आबादी होने पर भी यूपी अब खुलकर सांस ले रहा है। योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार फिर से शुरू कर दिया है। कोरोना आया तो योगी का ये जनता दरबार बंद हो गया था। आज योगी ने लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर फिर से जनता दरबार लगाया। सुबह 9 से 10 बजे के बीच योगी ने आम लोगों की फरियाद और उनको तत्काल सुलझाने के ऑर्डर दिए। कोरोना कंट्रोल मैनेजमेंट के लिए योगी की इंटरनेशनल तारीफ पहली बार नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश के गांवों में योगी ने जिस तरह से वायरस को काबू किया, उसकी तारीफ सबसे पहले WHO ने की थी।
ट्रैकिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट का योगी मॉडल पहली बार तब सुर्खियों में आया था जब योगी ने यूपी के 90,000 गांवों के लिए करीब 75,000 कोरोना निगरानी समितियां बनाई। आंगनबाड़ी की महिला कार्यकर्ताओं और आशा बहुओं को घर घर जाकर टेस्टिंग में लगाया। योगी सरकार ने गांव-गांव दवाइयां बंटवाई, एक-एक मरीज की पहचान करके सैनिटाइजेशन करवाया और वायरस के बारे में गांव के लोगों को जागरूक किया। निगरानी समितियों का एक अभिनव प्रयोग हुआ जिसमें कि गांव-गांव में जाकर, घर-घर में जाकर संक्रमण से जिनको भी संक्रमण की शिकायत थी, ऐसे व्यक्तियों को ढूंढ के उनका टेस्टिंग कराया गया, उनको दवाइयां दी गई। लगभग 16 लाख से अधिक निःशुल्क मेडिकल किट वितरण हुए। समय पे उनको अस्पताल की सुविधा उपलब्ध कराई गई इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम्स के माध्यम से। नीति आयोग भी योगी के मॉडल की प्रशंसा कर चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार खुले मन से योगी की तारीफ कर चुके हैं। यूपी की आबादी को देख के देश और दुनिया ने बहुत सारी आशंकाएं व्यक्त की कि यूपी की स्थिति अनियंत्रित हो जाएगी, यूपी में गांव में संक्रमण फैल चुका है। तो मुझे स्वयं फील्ड में उतरना पड़ा और 1 मई से लेकर के 28 मई तक मैंने प्रदेश के सभी 18 कमिश्नरी और 40 जनपदों का भ्रमण किया, गांवों में गया, हॉस्पिटल्स का भ्रमण किया, इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण किया, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच में बैठकें करके उन सबको इसके साथ जोड़ा और उसका परिणाम था उत्तर प्रदेश सबसे अच्छा मॉडल देने में सफल हुआ, जिसका WHO ने भी और नीति आयोग ने भी सराहना की। और उत्तर प्रदेश कोरोना की सेकेंड वेव से अपनी जनता को बचाने में पूरी तरह सफल रहा है। यह एक सफल मॉडल हमारा सबके सामने है। कोरोना काल में योगी आदित्यनाथ को अफसरों के साथ मीटिंग करते हुए आपने कई बार टीवी पर देखा होगा। ऐसी मीटिंग तब भी होती थी जब योगी खुद कोरोना के इन्फेक्शन से बीमार हो गए थे। तब फर्क बस इतना आया था कि ऐसी मीटिंग्स कुछ दिनों के लिए वर्चुअल होने लगी थी। पहली लहर में योगी ने 11 अफसरों की टीम 11 बनाई। दूसरी लहर में योगी ने टीम बदली और टीम 9 का गठन किया। मार्च 2020 से ही योगी रोजाना अफसरों की मीटिंग ले रहे हैं। यूपी में कोरोना से जुड़ा एक-एक डेटा योगी को याद है। सेकेंड वेव में योगी ने 40 जिलों में जाकर ग्राउंड रिपोर्ट ली। योगी ने एक-एक ICU बेड और ऑक्सीजन प्लांट को देखा। जिस वक्त उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पीक पर थी, उस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे। जब कोई भी दूसरा मुख्यमंत्री अपने ऑफिस से बाहर निकलने में परहेज कर रहा था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मंडलों में जा रहे थे, जिलों में दौरा कर रहे थे। आंकड़े बताते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 मई से 28 मई के बीच में एक दिन में 3 और 4 जिलों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करने में आगे बढ़ करके हिस्सा लिया। यही वजह रही कि गांव में जिस तरीके से निगरानी समितियां काम कर रही थीं, उन्हें काम करने में हौसला मिला और इसी वजह से कोरोना को हराने में, या यूं कहें कोरोना को काबू करने में उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ी मदद मिली। उत्तर प्रदेश की आबादी को देखते हुए गांव-गांव में वैक्सीन लगाने का टारगेट भी टफ था। योगी ने इस काम में भी निगरानी समितियों की मदद ली। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा बहुओं को ट्रेंड किया गया। फिर गांव-गांव में टीका लगाने का महाअभियान शुरू हुआ। WHO और नीति आयोग से तारीफ मिलने के बाद अब ऑस्ट्रेलिया के सांसद ने योगी मॉडल को बेस्ट बताया है। लेकिन योगी के सियासी विरोधी अपना ही राग अलाप रहे हैं। सपा वाले अखिलेश यादव कोरोना को संभालने में योगी सरकार को फेल बताते हैं। लोग दवाई का इंतजाम करते रहे, दवाइयां ब्लैक हुई, लोगों को बिस्तर नहीं मिले, ऑक्सीजन के लिए दर दर भटकना पड़ा, ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए अगर जाना पड़ा तो लाठी दिखाई लोगों ने। और उस पूरे के पूरे समय के में कहीं सरकार का पता नहीं लगा। अगर समय पर दवाई मिल जाती, समय पर इलाज मिल जाता, समय पर ऑक्सीजन का इंतजाम हो जाता, तो बहुत सारे हमारे आपके करीबी परिवार या सदस्य लोगों की जान बच जाती। हम अपने लोगों को खो दिए, जान नहीं बचा पाए। अगर कोई जिम्मेदार उसके लिए था तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार थी।
यूपी में पंचायत चुनाव को योगी के लिए लिटमस टेस्ट बताया गया, मगर पहले जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव, फिर ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में योगी की परफॉर्मेंस ने सारे विरोधियों को चौंका दिया। अब 2022 के चुनाव में योगी का कोरोना मैनेजमेंट बीजेपी के एजेंडे में शामिल हो गया। पहली और दूसरी लहर में योगी ने कोरोना से जंग कैसे लड़ी, इसे हर बूथ तक पहुंचाने की तैयारी हो रही है। योगी आदित्यनाथ का कोरोना कंट्रोल का मॉडल कैसे काम करता है, ये खुद उन्हीं से समझिए। टेस्टिंग की क्षमता को विकसित करने का हो, चाहे वह अन्य जो लॉजिस्टिक की है, पीपीई किट का है, N95 मास्क का है, सैनिटाइजर का है, पल्स ऑक्सीमीटर, इंफ्रारेड थर्मामीटर, आईसीयू बेड्स, आइसोलेशन बेड्स की उपलब्धता का हो, या फिर राज्यों को हर प्रकार का संभव सहायता उपलब्ध करवाने के लिए की गई कार्य योजना हो, या सेकेंड वेव में जब ऑक्सीजन की किल्लत आई, विपक्षी दलों के लोगों के द्वारा या जिम्मेदार संस्थाओं के द्वारा अगर स्थिति को पैनिक नहीं बनाया गया होता, नकारात्मकता पैदा करके स्थिति को पैनिक नहीं बनाया गया होता, तो मुझे लगता है कि उस प्रकार की क्राइसिस देखने को नहीं मिलती। उत्तर प्रदेश में योगी अब तक 3 करोड़ 75 लाख टीके लगवा चुके हैं। ये दुनिया भर के 180 देशों की आबादी से ज्यादा है। टीका लगाने के मामले में यूरोप के कई विकसित देश भी उस पोजीशन तक नहीं पहुंच पाए हैं जहां योगी ने यूपी को पहुंचा दिया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना कंट्रोल में है, लेकिन यूपी से 500 किलोमीटर दूर हिमाचल प्रदेश में हालात फिलहाल ठीक नहीं है। इस वक्त धर्मशाला में फिर से बारिश शुरू हो चुकी है। अगले 24 घंटे धर्मशाला और आसपास के इलाकों के लिए बहुत अहम है। हिमाचल प्रदेश पर खुद प्रधानमंत्री रिपोर्ट ले रहे हैं। हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड तक पहाड़ों पर आसमानी आफत मंडरा रही है। धर्मशाला कुल्लू, कांगड़ा, जम्मू, डोडा, मुंबई, रायगढ़, मोतिहारी, हिमाचल प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर तक, बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक, छत्तीसगढ़ से लेकर उत्तराखंड तक, मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक आधे हिंदुस्तान पर आसमान का कहर बरस रहा है। कहीं बादल फट गए, कहीं बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। सबसे हैरान करने वाली तस्वीर हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से आई, जहां पर अचानक बादल फट गया। पानी का ऐसा सैलाब आया कि देखते ही देखते गाड़ियां कागज की कश्ती की तरह बहने लगी। जो लोग इस प्रलय का वीडियो बना रहे थे, उनकी चीख तक निकल पड़ी। 3 दिन पहले ही हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। 12 और 13 जुलाई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 17 जुलाई तक हिमाचल में मौसम खराब रहेगा। रविवार रात से ही नॉनस्टॉप बारिश शुरू हो गई थी। पालमपुर में 155 mm पानी बरसा, धर्मशाला में 119 mm, मनाली में 51 mm, कांगड़ा में 64 mm, कुल्लू के भंतूर में 51 mm, शिमला में 10 mm, चंबा के डलहौजी में 48 mm बारिश हुई। हिमाचल में सबसे अधिक बारिश बीते 24 घंटे में कांगड़ा जिले में हुई। कांगड़ा से जो तस्वीरें आई वो दिल दहला देने वाली है। कई जगह बादल फटने से पानी का सैलाब आ गया, कई घर टूट गए, पुल बह गए, रास्ते बंद हो गए।
हिमाचल प्रदेश में जैसे हालात हैं उस पर प्रधानमंत्री की भी नजर बनी हुई है। पीएम मोदी ने हिमाचल प्रदेश को हर संभव मदद पहुंचाने को कहा है। गृह मंत्रालय भी एक्टिव है। राज्य सरकार के साथ मिलकर केंद्र सरकार बचाव का काम कर रही है। लेकिन हिमाचल से करीब 400 किलोमीटर दूर जम्मू कश्मीर में भी तस्वीर बिल्कुल एक जैसी ही है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बादल फटने से तबाही मच गई। देखते ही देखते पानी ने रौद्र रूप धारण कर लिया। कई घरों में पानी घुस गया। हालात इतने भयंकर हो गए कि आर्मी को मदद के लिए आना पड़ा। बारिश के बीच सेना के जवानों ने मोर्चा संभाला। हम इस वक्त एक ऐसे घर में मौजूद है जो घर पूरी तरह से इस क्लाउड बर्स्ट के कारण जो है तबाह हो चुका है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये घर जो है मलबे के ढेर में जो है तब्दील हो चुका है। कोई भी चीज यहाँ पर आपको सामान्य दिखाई नहीं देगी। काफी लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। सेना के जवान भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे जो राहत और बचाव कार्य में जो है आज सुबह करीबन 5 बजे से जुटे हुए हैं। खाने पीने के सामान के साथ साथ मेडिकल और राशन वगैरह जो है यहाँ पर पहुंचाई गई है। ये सामान आप देख सकते हैं इस घर का जो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। अलमारियां आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये घर जो है 2 घर यहाँ पर दिखाई देंगे आपको जो पूरी तरह से ताश के पत्तों की तरह जो सामान है वो जमीन पर आपको दिखाई देगा। जो फर्निशिंग है वो आप देख सकते हैं कि क्या हाल हुआ है उस फर्निशिंग का। इस घर के ओनर हमारे साथ है मुश्ताक साहब। मुश्ताक साहब 4 बजे जब ये इंसिडेंट हुआ आप घर में मौजूद थे तो क्या हुआ था? कितने बजे कितना जोरदार ये क्लाउड बर्स्ट का पानी जो है आपके घर में चला गया? 5 मिनट पहले हमको फोन आ गया सैलाब आ रहा है। हमने पता नहीं चला हमने कैसे उठाए बच्चों को और वहां ले चले। बस पीछे से पानी आ गया फिर हमको पता ही नहीं क्या हुआ। कोई चीज घर के अंदर में बची है? सब कुछ खराब हो गया। गांदरबल की मदद के लिए सबसे पहले सेना पहुंची जो लोगों के लिए देवदूत से कम नहीं है। सेना के जवान सारे सवेरे से ही पहले से यहाँ से सबसे पहले यहाँ के सेना के जवान आ गए। पुलिस भी उनके साथ थी। तो काम कर रहे हैं वो रेस्क्यू काम कर रहे हैं बराबर। अभी भी काम कर रहे हैं। बाकी सिविल का भी जो भी डिपार्टमेंट है यहाँ कोई नहीं ऐसे काम नहीं कर रहा था। बस पुलिस और आर्मी बस और कोई नहीं। मैंने नहीं देखा अभी कोई नहीं देखा मैंने। बस पुलिस और आर्मी मदद के लिए आया। अच्छी बात यह है कि बादल फटने से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है लेकिन कई घरों को नुकसान पहुंचा है। ऐसे में सेना जनता को राशन खाना हर तरह से मदद कर रही है। बर्स्ट इस इलाके में आया है जहां पर हम इस वक्त मौजूद है। करीबन 4 गांव ऐसे हैं जहां पर क्लाउड बर्स्ट की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है और सेना जो है अब यहां के लोगों की मदद के लिए सामने आई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इस गांव में जो है अब सेना ने राशन पहुंचाया है क्योंकि जो घर यहाँ के हैं उनके अंदर में पानी चला गया है। जो उनके घर में खाने पीने का सामान था वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। लेकिन तुरंत जो है 5 बजे के आसपास सेना के जवान यहाँ पर पहुंचे थे। उन्होंने यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया था और जो घर जिनको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है जिनके घर में कोई चीज़ नहीं बची है उनके लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर राशन जो है वो पहुँचाया गया है और साथ ही साथ खाने पीने की जो व्यवस्था है वो भी यहाँ पर कर ली गई है। सुबह 4 बजे से ही यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं और आर्मी के जवान पुलिस के साथ मिलकर यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। जम्मू कश्मीर का पूरा इलाका भारी बारिश की चपेट में है। जम्मू की बात करें तो यहाँ पर कई गाड़ियों की जल समाधि बन गई। सड़कें तो पानी के बहाव में कहीं खोस ही गई हैं। वहीं डोडा में सैलाब में एक गाड़ी बहकर मलबे में जाकर फंस गई। जम्मू कश्मीर में 32 साल बाद इतनी प्रचंड बारिश हो रही है। जम्मू शहर में 1989 के बाद 150.6 mm बारिश हुई। इसके बाद कटरा में 76.6 mm, पंपोर में 28, पहलगाम में 23 mm, श्रीनगर में 8.2 mm बारिश हुई। बारिश के कहर से उत्तराखंड भी नहीं बच पाया है। कई जगह भूस्खलन हुआ, सड़कें धंस गईं, टूरिस्ट फंसे हैं। पूरे उत्तराखंड में 15 जुलाई तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
उत्तराखंड के टिहरी, चमोली, नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, देहरादून, पौड़ी और चंपावत में भारी बारिश की आशंका है। 15 जुलाई के बाद भी उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। हमारा उत्तराखंड जो है, बागेश्वर, बहुत सारा जो हिल एरिया है, जैसे आप बताएं हिमाचल, बहुत हैवी रेन चल रहा है। पंजाब का जो बात करें तो हमारा जो पठानकोट एरिया है, जामू एरिया है, तो काफ़ी एक्टिव है मानसून फुल एक्टिव है। हमने जैसे बताया था 8 तारीख ऑनवर्ड रिवाइव हुआ है और हमारा देश का बहुत सारा भाग में वो एक्टिव है। अगले 24 घंटे बिहार पर भी भारी हैं। पटना समेत कई जगहों पर बारिश होगी और बिजली गिरने का खतरा भी है। बिहार पहले से ही बाढ़ की मार झेल रहा है। मोतिहारी, चंपारण, मुजफ्फरपुर, बिहार के 11 जिलों पर बाढ़ का प्रकोप है। बिहार की तकदीर में हर साल बाढ़ का दर्द सा लिख गया है। लेकिन सारी सुविधाएं होने के बावजूद मुंबई का हाल भी नहीं बदला। ये मुंबई की सड़कें हैं जो अब किसी नदी, नहर से कम नहीं लग रही हैं। मुंबई में मॉनसून ने 9 जून को जोरदार दस्तक दी थी, लेकिन फिर मॉनसून कमजोर पड़ गया था। अब एक बार फिर से मॉनसून अपने उफान पर है। मुंबई समेत आसपास के इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को घरों में रहने की नसीहत दी गई है। सोमवार सवेरे से मुंबई में झमाझम बरसात हो रही है और बरसात का असर मुंबई की सड़कों पर दिखाई देने लगा है। मुंबई की सड़कें, ज्यादातर सड़कें जो लो लाइंग इलाके में है, वो तालाब की तरह तब्दील हो गई हैं। इस वक्त मैं अंधेरी सबवे के इलाके में हूं और आपको पहले अंधेरी सबवे तक पहुंचने वाली सड़क का हाल दिखा दूं। पानी का बहाव बेहद तेज है यहाँ पर इस वक्त। यही वजह है कि अंधेरी सबवे को बंद कर दिया गया है यातायात के लिए। गाड़ियों की आवाजाही के लिए मनाही है, साथ ही पैदल भी लोगों को आने जाने के लिए मना किया गया है। ये देखिए, ये अंधेरी सबवे का इलाका है और अंधेरी सबवे फिलहाल यातायात के लिए बंद है। कुछ लोग जो फिर भी सबवे में पहुंच गए हैं, सबवे को क्रॉस करके, वो वहां पर फंसे हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस वाले, बीएमसी के कर्मचारी उन्हें लगातार हिदायत दे रहे हैं कि इसे इस वक्त, बीएमसी के लोग कह रहे हैं कि इस वक्त इसे पार करना, इस तेज बहाव वाली पानी को पार करना खतरे से खाली नहीं है। मुंबई से 325 किलोमीटर दूर रत्नागिरी में इतनी बारिश हुई कि शहर के अंदर नाव चलने लगी। लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। आप बार बार सुनते होंगे, मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया, रेड अलर्ट जारी हुआ। इन अलर्ट का क्या मतलब होता है, ये भी समझिए। मौसम विभाग 3 तरह के अलर्ट जारी करता है, येलो, ऑरेंज और रेड। येलो अलर्ट का मतलब होता है फिलहाल कोई खतरा नहीं है, लेकिन सचेत रहने की जरूरत है। ऑरेंज अलर्ट का अर्थ है अभी और मौसम खराब होने के लिए तैयार हो जाएं, जिसका असर जनजीवन पर पड़ेगा। रेड अलर्ट का मतलब होता है जान माल की सुरक्षा का समय आ चुका है। तूफान या बादल फटने की आशंका। पहाड़ों पर भारी बारिश से ज्यादा खतरा होता है, क्योंकि कहीं भी कभी भी भूस्खलन हो सकता है। जान जाने का डर 24 घंटे मंडराता रहता है। जैसी तस्वीरें हिमाचल से आई हैं, वो बताती हैं कि इस वक्त पहाड़ों के हालात कितने डरावने हैं। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास और संसद भवन को पानी सप्लाई में कटौती हो सकती है। केजरीवाल सरकार ने कहा है कि राजधानी में इस समय पानी की भारी कमी है। दिल्ली जल बोर्ड ने इसके लिए हरियाणा की बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। वहीं आज दिल्ली में बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन के घर पर पानी का कनेक्शन काटने की कोशिश की। बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली का जल संकट केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार की वजह से पैदा हुआ है। ये देश की राजधानी दिल्ली का मंजर है। पानी के लिए लंबी लाइन लगी है। कोरोना काल में जब बार बार हाथ धोने की सलाह दी जा रही है, तो इसी दिल्ली में हजारों लोग ऐसे भी हैं जिन्हें पीने का पानी भी मयस्सर नहीं। चिल्ला गांव की महिलाओं और बच्चों के लिए ये रोज की जद्दोजहद है। दिन भर के पीने का पानी तभी मिल पाता है जब जल बोर्ड का टैंकर उनके मोहल्ले में आता है। रोज आता है? कितने बजे टैंकर आते हैं? 4 बजे। 4 बजे टैंकर आता है। और कितना टाइम आता है दिन में? दिन में 4 बजे आता है और सुबह को 7 बजे। सुबह 7 बजे आता है। हाँ, तो 3 आ जाता है।
3 टैंकर की सुबह आता है? नहीं सुबह नहीं, शाम को 2 आता है। इस टाइम 2 आता है और सुबह कितना टैंकर? सुबह 1 आता है। सुबह 1 टैंकर आता है। ये टैंकर जो आते हैं कब आते हैं, कितने बजे आते हैं? ये सुबह को आता है 7 बजे और अब शाम को 4 बजे से एक दूसरा टैंकर भी आएगा। और ये जो पानी इसका इस्तेमाल आप लोग किसके लिए करते हैं? खाना बनाने के लिए? पीने के लिए, खाना बनाने के लिए। और वैसे जो पानी घर में आता है वो कैसा होता है मैडम? वो नमक वाला होता है। शाम को तो 2 आता है और सुबह 1 बड़ा वाला आता है, तो सुबह भी सही मिल जाता है, शाम को भी मिल जाता है। पानी के लिए ये संघर्ष दिल्ली के किसी एक मोहल्ले का नहीं, कई इलाकों का है। ये दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता दिलीप पांडे का विधानसभा क्षेत्र तीमारपुर है। मलकागंज मोहल्ले के रहने वाले रोज पीने के पानी के लिए जंग लड़ते हैं। नल सूखे पड़े हैं, मोहल्ले में लगे हैंडपंप से जरूरतें पूरी नहीं होती। दिल्ली में पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं। कुछ लोगों के घर में काफ़ी समय से पानी नहीं आ रहा है, तो जिन लोगों के घर में आ रहा है तो वो पानी गंदा है। इस ज़मीनी स्तर पर लोगों को कितनी परेशानी हो रही है, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं दिल्ली की तीमारपुर विधानसभा के अंदर आने वाले मलकागंज इलाके में। जब हम इन मलकागंज की गलियों में घुसे तो हमें पता लगा कि जगह जगह कुछ हैंडपंप लगे हैं और उस हैंडपंप के बाहर कुछ इस तरीके की तस्वीरें हैं, जहां पर लोग अपने घर से बाल्टी लेकर आ रहे हैं और हैंडपंप के जरिए पानी निकाल रहे हैं और अपने घर का जो काम है वो वहां पर किया जा रहा है। महिलाएं, उनसे हम बात करेंगे। आप लोग इसी तरीके से पानी निकालते हैं? पानी नहीं आ रहा आप लोगों के घर? नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा। कब से परेशानी? 1-1.5 साल हो गया ना, सब कह रहे हो ना, 1-1.5 साल हो गया पानी। हम झूठ तो बोलेंगे नहीं, नई पाइपें लगवा दी, नया सारे खर्च कर दिए, मोटरें ठीक करवा ली, कुछ भी नहीं हो रहा। पानी के बिना सब बैठे हैं। सर मैं तो यहाँ पर अभी साल भर से आई हूँ, तो मैं जब से आई हूँ जब से ही मैं यहाँ पे पानी की किल्लत देख रही हूँ। लोगों ने मुझे बताया तो मुझे लगा कि मुझे शायद बोलना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए। और यहाँ पे पानी की बहुत समस्या है। चिल्ला गांव हो या मलकागंज, सब जगह लोगों की एक ही शिकायत है, उन्हें जरूरत भर का पानी नहीं मिल रहा। ये जिम्मेदारी जल बोर्ड की बनती है कि वो दिल्ली के हर बाशिंदे को पानी उपलब्ध कराए, और जल बोर्ड के पास पानी ही नहीं है कि वो सबको जरूरत भर का पानी दे सके। लेट मॉनसून और भयंकर गर्मी ने जल बोर्ड का चैलेंज बड़ा कर दिया है। हरियाणा की तरफ से यमुना का पानी कम छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली में पानी की भारी किल्लत हो रही है और आने वाले दिनों में ये किल्लत और ज्यादा बढ़ सकती है। दिल्ली में पानी की समस्या यूं तो हमेशा से रहती है और खास तौर पर पीने के पानी की समस्या ज्यादा रहती है। इसीलिए कई इलाकों में दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर्स आते हैं जो पीने का पानी और जो खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होता है वो पानी लोगों के लिए लाया जाता है। आमतौर पर लोगों के घरों में पानी आता है, लेकिन वो पानी उस लायक नहीं होता है कि उसका इस्तेमाल पीने के लिए या खाना बनाने के लिए किया जा सके। इसलिए कुछ इस तरीके से दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर हर रोज अलग अलग इलाकों में जहाँ जहाँ जरूरत होती है वहाँ पर आते हैं। लोग अपने 2-2 कैन या फिर जितनी भी जरूरत का पानी है वो भरकर लेके जाते हैं। एक तरफ दिल्ली के लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं, तो दूसरी तरफ इस मसले पर सियासी जंग छिड़ गई है। सोमवार को बीजेपी ने दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया। दिल्ली के अंदर केजरीवाल पानी के नाम पर और मीटर में फूंक मार करके आया ऐसे मुख्यमंत्री को, जिन्होंने 50,000 करोड़ रुपए तो जो हाल हुआ था वो दृश्य हमारे सबके बीच में है। बीजेपी का कहना है कि दिल्ली में पानी की किल्लत आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार का नतीजा है। जल बोर्ड में भ्रष्टाचार और दिल्ली में टैंकर माफिया के शिकंजे ने लोगों की दिक्कतें बढ़ा दी है। दिल्ली की जनता प्यासी है, टैंकर माफिया हावी है, टैंकरों में भ्रष्टाचार है। आम आदमी पार्टी के मंत्री और विधायक और उनके कार्यकर्ता की दया पर लोगों को पानी मिल रहा है और गंदा पानी आ रहा है। जबकि 7 साल पहले जब केजरीवाल की सरकार आई थी तो उन्होंने कहा था कि हम दिल्ली के घर में हर घर में नल से पानी पहुंचाएंगे, टैंकर माफिया समाप्त करेंगे। और आज हालात बद से बदतर हैं। पिछले 2018 में इन्होंने 50 MGD का एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के लिए कंपनी को ऑर्डर किया, उसके लिए 100 करोड़ रुपया दिया, लेकिन आज तक वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी बनकर तैयार नहीं हुआ। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के मंत्रियों के नल के कनेक्शन काटने की धमकी दी है। इसकी शुरुआत तो उन्होंने केजरीवाल सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन के घर से की।
दिल्ली के अंदर सबको पानी मिले, साफ पानी मिले। आज दिल्ली में केजरीवाल सरकार पानी के मामले में बिल्कुल फेल साबित हो गई है। ये लोग पानी नहीं दे पा रहे हैं। एक तो पानी नहीं देने की अपनी नाकामी को छुपाने के लिए तरह तरह की बातें कर रहे। हमने ऐलान किया था अगर आपने 48 घंटे के अंदर लोगों को साफ स्वच्छ पानी नहीं उपलब्ध कराया तो हम दिल्ली के जल मंत्री सत्येंद्र जैन के घर का पानी काट देंगे। बीजेपी के नेता अपने साथ जेसीबी की मशीन लेकर आए थे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जेसीबी मशीन से जो सत्येंद्र जैन के घर के बाहर पाइपलाइन है उसको यहाँ पर खोदा जा रहा है। जेसीबी मशीन अपने साथ बीजेपी के नेता लेकर आए थे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पाइपलाइन है जो कि बिल्कुल ठीक पहले सत्येंद्र जैन के घर के बाहर है उसको यहाँ पर जेसीबी मशीन से बीजेपी नेता जो है वो खुदवा रहे हैं। और जिस तरीके से आदेश गुप्ता जो कि बीजेपी प्रेसिडेंट है दिल्ली के, उनका कहना था कि जो सत्येंद्र जैन के घर के पानी की पाइपलाइन है उसको वो लोग तोड़ देंगे और ऐसा ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक मोर्चा बीजेपी ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार के खिलाफ भी खोल रखा है तो इसके मुकाबले आम आदमी पार्टी ने हरियाणा की बीजेपी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने आज वजीराबाद में दिल्ली के बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का दौरा किया। उन्होंने हमें दिखाया कि यमुना नदी का स्तर कितना कम हो गया है। उन्होंने इसके लिए सीधे सीधे हरियाणा की बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि वो कोर्ट के आदेश का भी पालन नहीं कर रहे हैं। मैं तो आज आपको इसीलिए यहाँ आमंत्रित किया, आप खुद अपनी आंखें से देख लीजिए अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो। आप खुद साक्षी हैं कि यमुना नदी में जितना पानी हरियाणा को छोड़ना चाहिए वो नहीं छोड़ रहा है। आज नदी सूख गई है और ये दिखाता है कि हरियाणा की सरकार कानून की, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की तो धज्जियां उड़ा रही है, लेकिन मानवीय ग्राउंड्स पर भी दिल्ली वालों को प्यास बुझाने के लिए जो पानी देना चाहिए वो बीजेपी की खट्टर सरकार ने रोक लिया है। ये आप देख सकते हैं, हमने इसके चलते सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन फाइल करी है। हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हरियाणा सरकार को लताड़ लगाते हुए बहुत जल्द कुछ निर्देश जारी करेगा। दिल्ली जल बोर्ड की शिकायत ये है कि हरियाणा उसे 1996 के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से पानी नहीं दे रहा। दिल्ली में पानी की किल्लत की यही वजह है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल करके हरियाणा सरकार पर कोर्ट की नाफरमानी का इल्जाम भी लगाया है। इस याचिका के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने 29 फरवरी 1996 को आदेश दिया था कि हरियाणा ये सुनिश्चित करे कि वजीराबाद रिजर्वायर हमेशा फुल रहे। याचिका के मुताबिक 10 जुलाई को वजीराबाद के जलाशय में पानी का स्तर 667.60 फुट था, जबकि उसकी फुल कैपेसिटी 674.50 फुट है। यानी इस समय वजीराबाद जलाशय में क्षमता का केवल 31% पानी ही मौजूद है। याचिका में कहा गया है कि हरियाणा इस समय दिल्ली को 120 mgd यानी मिलियन गैलन डे पानी कम दे रहा है। हरियाणा के पानी कम देने के चलते सेंट्रल वेस्ट और साउथ दिल्ली में भी पानी की भारी कमी हो गई है। इससे सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री आवास, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और कई डिप्लोमेटिक मिशन को पानी की कटौती करनी पड़ी है। रोजाना हम दिल्ली में तो पहले गर्मियों में 920 mgd पानी का उत्पादन करते थे। हमने बढ़ा के इस बार सर्वाधिक प्रोडक्शन किया 945 mgd का। और आज हरियाणा ने क्योंकि हमारा 120 mgd पानी रोक लिया है, उसके चलते आज वो आंकड़ा घटकर 820-840 mgd पे आ खड़ा हुआ है, जो दुखद है। इसीलिए अगर हरियाणा ये पानी नहीं छोड़ती है तो दिल्ली के कई इलाकों में जल संकट हो सकता है, जिसमें प्रधानमंत्री का निवास, राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय दूतावास वाला जो पूरा एनडीएमसी का एरिया है, उसमें भी एक बहुत बड़ा जल संकट आ सकता है। इसलिए मेरी खट्टर साहब से हाथ जोड़कर विनती है कि दिल्ली वालों को उनके हक का पानी दे। दिल्ली अपनी पानी की जरूरत के लिए पूरी तरह से पड़ोसी राज्यों पर निर्भर है। वो पंजाब, हरियाणा और यूपी से पानी लेकर अपनी जरूरत पूरी करती है। दिल्ली को यूपी से गंगा नदी का पानी मिलता है, वहीं पंजाब से भाखड़ा नांगल बांध से भी दिल्ली तक पानी आता है। हरियाणा उसे यमुना नदी के जरिए पानी देता है। बाकी का पानी दिल्ली भूगर्भ जल यानी जमीन के भीतर से पानी निकालकर अपनी जरूरत पूरी करता है। दिल्ली जल बोर्ड की शिकायत है कि हरियाणा से उसे पानी कम मिल रहा है। इसका नतीजा ये हुआ कि इस वक्त दिल्ली में 100 मिलियन गैलन डे यानी mgd की कमी आ गई है।
हरियाणा से दिल्ली को 3 पॉइंट पर पानी मिलता है। वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला। जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा का दावा है कि हरियाणा की यमुना में कम पानी छोड़ने से दिल्ली में वाटर ट्रीटमेंट कम हो गया है। इसे ऐसे समझिए, दिल्ली में यमुना नदी पर बने चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी का उत्पादन 90 mgd से घटकर 55 mgd, वजीराबाद में 135 से घटकर 80 mgd और ओखला में 20 से घटकर 15 mgd हो गया है। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से पानी की भारी किल्लत इसलिए हो गई है क्योंकि दिल्ली में आमतौर पर यमुना का जो जलस्तर रहता था उससे करीब 5 से 7 फीट कम अब यमुना का लेवल हो गया है और इसकी वजह दिल्ली जल बोर्ड हरियाणा सरकार को बता रहा है। हम इस वक्त वजीराबाद के उस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के दूसरी तरफ उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर आमतौर पर जिस जगह पर मैं खड़ी हूं यहां पर खड़े होने के लिए जगह नहीं होती है बल्कि यहां पर यमुना बहती है, लेकिन अब यहाँ पर ये पूरा एक तरीके से कहे मैदान बन चुका है। यमुना का लेवल अब पूरे तरीके से नीचे आ गया है जिसकी वजह से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पानी का जो प्रवाह है वो प्रभावित हो रहा है। कई जगहों पर पानी में अब कटौती की गई है, जहां पहले 4 घंटे 5 घंटे पानी आता था वहां अब सिर्फ 2-2.5 घंटे पानी आता है। आपको दिखाऊं कि यहाँ पर ये जो खुला मैदान है यह मैदान नहीं है, ये नदी का इस वक्त किनारा बन गया है, लेकिन यहाँ पर ये नदी का किनारा भी नहीं होता था बल्कि यहाँ पर यमुना बहती थी। और ये जो तस्वीर है ये पिछले 8 से 10 दिन पहले से ऐसी हुई है। आपको बताएं कि यहाँ पर इस तरफ ये पूरा अभी जो जलस्तर है वो कम हो गया है, सिर्फ आपको यमुना का लेवल जो है वो काफी ज्यादा कम दिखाई दे रहा है। आसपास के जो लोग हैं उन्हें काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि पानी का लेवल काफी ज्यादा कम हो गया, जिसकी वजह से जो रिहायशी इलाके हैं उसमें पानी का जो लोगों पर सप्लाई हो रही है लोगों के घरों तक वो काफी कम है। कम पानी देने के दिल्ली सरकार के आरोपों पर हरियाणा ने पलटवार किया है। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि केजरीवाल और उनके साथी झूठ बोल रहे हैं। हरियाणा दिल्ली को पूरा पानी दे रहा है, जबकि मानसून में देरी के चलते खुद हरियाणा को खेती और पीने के पानी की कमी झेलनी पड़ रही है। फिर भी हरियाणा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक दिल्ली को 1049 क्यूसेक पानी रिलीज कर रहा है। इस बार मानसून की देर से आने की वजह से पानी का बड़ा ज़्यादा जल संकट आ गया है। हरियाणा के किसानों की फसल भी खराब हो रही है और पीने के पानी की भी बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। 1049 क्यूसेक पानी उनको लगातार हम दे रहे हैं, चाहे हमारे हरियाणा के किसानों को पैसा पानी मिले या ना मिले, उनका पानी हम नहीं घटने देते। वो हरियाणा को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये हरियाणा की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। इस बार दिल्ली और आसपास के इलाकों में मानसून की आमद में काफी देर हो चुकी है। मौसम विभाग कई बार बारिश का अलर्ट जारी कर चुका है, लेकिन ये हर बार गलत साबित हुआ है। इससे यमुना में पानी कम हो गया है और दिल्ली में भी पानी की डिमांड बहुत बढ़ गई है। दिल्ली जल बोर्ड के डेटा के मुताबिक राजधानी में हर साल गर्मी में 900 से 2920 मिलियन गैलन पर डे पानी की डिमांड होती है। जल बोर्ड का दावा है कि इस बार उसने गर्मियों में 945 mgd पानी की व्यवस्था की। गर्मी की पीक डिमांड तो इससे पूरी हो गई, लेकिन अब मानसून में देरी ने सारे समीकरण बिगाड़ दिए। जल बोर्ड का आरोप है कि हरियाणा में पानी कम आने से दिल्ली में इस वक्त 100 मिलियन गैलन पर डे पानी की कमी है। दिल्ली और हरियाणा, आम आदमी पार्टी और बीजेपी, राज्य और राजनीतिक दल अपनी अपनी सियासी लड़ाई लड़ रहे हैं। सबके अपने अपने दावे हैं, दूसरों पर इल्जाम है। बीजेपी केजरीवाल के मंत्रियों का घेराव कर रही है तो उस पर वाटर कैनन वाला पलटवार हो रहा है। जनता को इन सियासी बातों से कोई राहत नहीं मिलती। दिल्ली की पब्लिक तो सियासी लड़ाई के बीच पानी के लिए त्राहिमाम कर रही है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी की लड़ाई हो या दिल्ली और हरियाणा गवर्नमेंट का झगड़ा, इनसे बात बनने वाली है नहीं। जनता की जरूरतें पूरी करने के लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए। आज गृह मंत्री अमित शाह ने एक नए तरह के आतंक से देश को चेताया। पूरी खबर एक ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।